मैं एक बात बोलूँगा बेटा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी हाथ छोड़ देंगे कि सर नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता, बट आप जस्ट अटेम्प्ट तो करिए चीज़ों को। मैंने क्या बोला कि मुझे बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को काम करने के लिए मुझे पता चले, और आपको खुद को भी पता चलेगा कि मैं जो सोचता हूँ क्या वो सही जा रहा है मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ताकि आप अपने एग्जाम में उन चीज़ों को कर पाओ। वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट यहीं मेरे सामने करिए, ताकि गलतियाँ यहीं होगी, यहाँ गलतियाँ होगी उसे सुधारा जा सकता है बच्चा, लेकिन एग्जामिनेशन में की गलती को सुधार हम नहीं सकते, फिर हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। होपफुली सारे मेरे प्यारे बच्चों हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास आप देख के जरूर आए हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी और मैंने वहां पे ये बताया था कि नर्सिंग एप्टीट्यूड किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैंने जस्ट आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे ताकि आपको ये बता पाऊं मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, और आज हम थ्योरी के साथ करेंगे, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो बहुत वास्ट चीजें निकल के आएगी और अननेसेसरी चीजें बहुत, या अनरिलेवेंट जिसको मैं बोलूँ वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम एमसीक्यू बेसिस थ्योरी कवर करेंगे तो हमको दोनों चीजें बेनिफिट होगा। एक तो ये कि हमारी थ्योरी साथ साथ कवर हो जाएगी, और दूसरा ये उन थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास। मेरे को आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप में से इतने कितने बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी है और वो यहाँ सेकंड क्लास में आए हैं। इन क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको कहां मिलेगी? ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जरूरी है ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको छोटी बड़ी जो भी अपडेट्स होती है, चाहे आपके एग्जामिनेशन की पीडीएफ हो, चाहे आपकी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, आपके न्यूज नोटिफिकेशन हो, महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, सबसे पहले सबसे आगे रहने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। और इसी के साथ कुछ आपको स्पेशली, जैसे मान लो सर हम कैसे पढ़े कोई सब्जेक्ट को, तो आप स्पेशली मेरे को 8619850532 इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं। ये तो रही हमारी एजुकेशन वाली बात। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रॉपरली एक मैनर के अंदर तैयारी करना चाहते हैं कि सर हम अब आज से अगर तैयारी करें तो किस तरीके से करें कि हमारा 7 मई को होने वाला बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, 8 मई को होने वाला हमारा एएनएम इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा, आपको रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटा आपकी स्टडी के लिए। कम से कम डेली आपको अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए 6 घंटे देने पड़ेंगे। ये आप अभी देंगे तभी आपके पास में मौका है कि आने वाले 4 महीनों में आप कुछ ऐसा इकट्ठा कर लें अपने पास में नॉलेज, जिससे आप अपना एग्जाम निकाल पाएं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट सीटें काफी कम, परसेंटाइल सिस्टम चलता है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। अब सर कैसे करें? तो आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जय अकेडमी पे होती है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। लाइव में क्या मजा आता है कि ऑफलाइन की तरह ऑफलाइन है। सर आपसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम, आपके डाउट सॉल्यूशंस क्लियर करते हैं, तो आप यहाँ क्लास अटेंड करिए। उसके बाद में आपको डेली मिलती है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें आपको रोज 30 सवाल मिलते हैं, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि जैसे लाइव टेस्ट होता है वैसे। 10 सवाल फिजिक्स, 10 सवाल केमिस्ट्री और 10 सवाल बायोलॉजी। और हर रोज वही होते हैं जो आपको इन क्लासेस में आपने पढ़ रखे होते हैं। इन तीनों क्लासेस के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रोज जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाता है, रोज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर मान लो कोई चैप्टर आपका 5 क्लासेस का है तो मतलब 50 क्वेश्चन आपको वहां मिल चुके हैं। उसके बाद संडे टू संडे आपका टेस्ट होता है, और संडे से पहले आपका आता है सैटरडे, जहां पे आपका बैकलॉग कवर करवाने के लिए 1 शॉट क्लास होती है। यानी कि हर शनिवार आपकी बैकलॉग क्लास होगी। हर शनिवार पीछे का एक चैप्टर उठाया जाएगा, सर उसको लाइव क्लास में पूरा इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि क्लासेज जो होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। क्योंकि हमारा टारगेट ये 5 दिन पढ़िए और बाकी के 2 दिन में रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि रिवीजन से 2 चीजों का होता है, एक तो सिलेक्शन और दूसरा नेगेटिव मार्किंग कम। अब ये तो रही हमारे पास में इसकी। अब संडे को क्या होगा आपका? संडे होता है आपका टेस्ट डे। यहां पे आप अपने तमाम बच्चों के साथ में टेस्ट दे पाओगे, अपनी रैंक को जज कर पाओगे कि आपका स्कोर कार्ड क्या है, आपकी क्या रैंक आई है, ये सारी चीजें आप जज कर पाएंगे। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। क्रैश कोर्स वगैरह हैं, जो अगर बैच परचेस कर रहा है उसको कुछ नहीं करना, सब कुछ इसी मिल जाएगा। आपके रिवीजन के लिए माइंड मैप्स वगैरह है। रिवीजन के लिए जो नोट्स बना रखे हैं मैंने, शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने खुद ने बना रखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। हर चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है बैचेस के अंदर। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं सर बैचेस तो ठीक है, क्या इसमें एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, आपका इंग्लिश, ये सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा। और इस बैच का प्राइस है मात्र 999 रुपए।
ये 1 महीने की फीस है, एक सब्जेक्ट की फीस नहीं बता रहा बेटा मैं, ये आपके पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये फीस के अंदर सब कुछ चीजें एक्सेसिबल होगी, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। होपफुली मेरी ये बात आपको समझ में आई है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 2 को, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास 2 स्टार्ट किया जाए क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे पास में हमारा दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसका ऑन द स्पॉट रिप्लाई करिएगा। वीडियो को होल्ड करिए, रिप्लाई करिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्या होगा कि आपके लिए सब्जेक्ट नया है और ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें थोड़ा बायोलॉजी, थोड़ा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। अब अगर ये दोनों आपके पास बहुत अच्छे से हो गए तो आपको मैं बता रहा हूं कुछ जरूरत ही नहीं है, आपके 20 सवाल आराम से सही होंगे। आपको करना क्या है, आप बस कुछ मत करिए, आप सिंपल सा जैसे क्वेश्चन दिखा, आपको ऑप्शन दिखा, अब आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करिए, आंसर लिखिए। आपका आंसर सही होता है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए कि मेरे को आता है, मैं कर सकता हूं। बस यही चीजें आपको करनी है ताकि आपको भी पता, क्योंकि एग्जाम में भी यही होगा बेटा, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसी को आप इसी तरीके से डील करोगे। तो चलिए, इन्फेक्टेड बैंडेजेस, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फेक्टेड बैंडेजेस डिस्कार्ड इन द विच बैग। जो आपकी इन्फेक्टेड बैंडेजेस होती है उनको किस टाइप के बैग में या किस कलर के कोडिंग के बैग के अंदर जो है डिस्कार्ड किया जाता है? आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर आपको 4 बॉक्सेस मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू एंड ब्लैक भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से डाली जाती है। किसी में आपके रेडिएटिव एलिमेंट्स डाले जाते हैं, किसी में आपकी कंटामिनेटेड चीज डाली जाती है, किसी में आपके प्लास्टिक्स डाले जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपके यहाँ पे पूछा गया है कि इन्फेक्टेड जो बैंडेजेस है उनको कहां डाला जाता है। अब इन्फेक्टेड बैंडेजेस का मतलब क्या है? यहां पे पेशेंट का ब्लड होगा, पॉसिबली हो सकता है कि उसके डैमेज टिश्यू भी हो, डैमेज टिश्यू भी हो सकते हैं। तो इन सब को, अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई बीमारी है तो ये बीमारी कंटामिनेटेड हुई तो फैल सकती है, तो कहां रखा जाएगा? इसको रखा जाता है आपके येलो बैग के अंदर। किसमें? येलो बैग के अंदर। द करेक्ट आंसर इज येलो बैग। ध्यान रहेगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। बस इस तरीके से करोगे चीजें बहुत आसानी से होगी। तो अब ह्यूमन ऑर्गन हो, ह्यूमन ब्लड हो, ठीक है, या फिर अदर कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स हो, ठीक है, उन सबको हम येलो बैग में डालते हैं। आप देखेंगे थ्योरी मैंने दे रखी है, ऑल ड्रेसिंग्स, बैंडेजेस एंड कॉटन स्वैब विद बॉडी फ्लूइड, ब्लड बैग्स, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट यानी ह्यूमन की बॉडी से कोई वेस्ट हो, बॉडी पार्ट्स, इट ऑल्सो डिस्कार्ड इन ए येलो बैग। तो उसको येलो बैग के अंदर डालकर उसे डिस्कार्ड किया जाता है। होपफुली ये इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करते रहे, इसी तरीके से आप चीज़ों को डील करते रहे, यही एक सही मैनर है, सही सिस्टम है पढ़ाई करने का, नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने का। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर से आपके पास में क्वेश्चन है, फिर से होल्ड करिए, आंसर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि ये डील करने का तरीका है बेटा, आप खुद इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे, आपको खुद को पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना होता है। क्या होता है हमारे पास में ट्रायाज। ट्रायाज क्या होता है? ट्रायाज एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को शॉर्ट करते हैं, मतलब छांटते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग आप में से हैं जो कंप्यूटर पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती है तो हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का मतलब हम फाइंड करते हैं चीज़ों को बाय द आपका कब हमने उस फाइल को डाउनलोड किया था, यानी कि टाइम के हिसाब से, उस फाइल की लेंथ यानी उसकी कितनी MB है, कितना उसका वेट है, उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से पेशेंट को भी शॉर्ट करना। कैसे? मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ठीक है, अभी अगर केयर ना करें तो उसको रखा जा सकता है, और एक पेशेंट जिसको तो हाथों हाथ डॉक्टर और इमरजेंसी कंडीशन चाहिए, तो ये शॉर्टेज हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को शॉर्ट कर रहे हैं इमरजेंसी कंडीशंस को देखते हुए। यानी हमारे शॉर्ट ट्रायल्स का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से पेशेंट को शॉर्ट करना। तो यानी इट मींस द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग, प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ट्रायल्स का मीनिंग। तो अब ये प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग जो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है इमरजेंसी कंडीशन पे। किस पे? इमरजेंसी कंडीशन पे। या किसी पेशेंट की कितनी क्रिटिकल कंडीशन है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, उसका इलाज किया जाए, तो उसको उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो अब यानी कि ट्रायाज जो मीन्स है उसका मतलब क्या है, इमरजेंसी या शॉर्ट? तो शॉर्ट यानी छांटना, छटनी करना एक तरीके से। अब आप इस मीनिंग को समझोगे क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रायाज इज अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग पेशेंट बेस्ड ऑन देयर नीड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट। It is used when there are more patients than available resources, and it helps to ensure that the most urgent cases are treated first. तो जो अर्जेंट केसेस उनको पहले ट्रीट करें। तो हमने क्या किया, छांटा ना हमने एक तरीके से, बस उसी तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ट्रायाज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द चॉइस ऑफ ट्यूरिप यानी कि ट्रांसयूरेथल
रिसेक्शन सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन टाइम। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो भी है। मैं एक बात बोलूंगा बेटा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी हाथ छोड़ देंगे कि सर नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता, बट आप जस्ट अटेम्प्ट तो करिए चीजों को। मैंने क्या बोला कि मुझे बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को काम करने के लिए मुझे पता चले, और आपको खुद को भी पता चलेगा कि मैं जो सोचता हूं क्या वो सही जा रहा है मेरे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ताकि आप अपने एग्जाम में उन चीज़ों को कर पाओ। वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट यहीं मेरे सामने करिए, ताकि गलतियां यहीं होगी, यहां गलतियां होगी उसे सुधारा जा सकता है बच्चा, लेकिन एग्जामिनेशन में की गलती को सुधार हम नहीं सकते, फिर हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। अब क्या पूछा गया था, चॉइस ऑफ ट्यूरिप यानी ट्रांस यूरेथल रिसेक्शन सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन टाइम। अभी क्या पूछ रहा है कि जब हम मान लो, इसका मैं मीनिंग बताता हूं मैं कि इसमें इस सॉल्यूशन में क्या यूज करते हैं अपन। तो ट्यूरिप सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई बॉडी पार्ट मतलब कोई ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे ब्लड जो है वो रिलीज हो जाता है, तो उस ब्लड रिलीज को हम कम करना होता है, क्योंकि अगर मान लो कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में हमारे पास में एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो हमारे पास में एक बकेट होती है, उसके अंदर से हमारा ह्यूमन ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन उस बकेट के अंदर एक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन जो है वो उस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिससे कि ब्लड के अंदर मौजूद सारा का सारा यूरिया बाहर आ जाता है। तो यानी यूरिया उस सॉल्यूशन में क्या है, कम है, और ब्लड में ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी ऑस्मोलिटी के हिसाब से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सेम ऐसा ही यहाँ पे किया जाता है कि ऑस्मोलिटी को हाई रखा जाता है ताकि ब्लड बाहर ना आए, ब्लड बाहर ना आए। तो यानी कि यहाँ पे उस सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। क्लियर है। और क्या क्या चीज़ होती है, जैसे सॉर्बिटॉल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। जैसे ट्रांसयूरेथल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट typically utilize large volume of irrigation fluid for the detention of irrigation during the procedure. Historically, these fluids were slightly hypoosmolar. अब यहाँ पे टर्म ध्यान रखिएगा, पॉसिबली मैंने बोला थ्योरी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाइपोऑस्मोलर। तो यानी ट्यूरिप जो है उसकी ऑस्मोलिटी कैसी होती है, हाइपो, आइसो या हाइपर, तो कैसा होता है, हाइपोऑस्मोलर होता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हो सकता है, पॉसिबली पूछा जा सकता हो। तो हाइपो ऑस्मोलर सॉल्यूशन, अब कैसे, ग्लाइसिन, सॉर्बिटॉल एंड ग्लूकोज, तो ये चीजें हो सकती है ट्रांसयूरेथल के अंदर। क्लियर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे। विच पोजिशन गिव टू पेशेंट ऑफ सिग्मोइडस्कोपी। तो सिग्मोइडस्कोपी क्या होता है भाई, अब मुझे बताइए। अब भाई सेम बात, वीडियो को रोकिए एंड देन आंसर करिए। सिग्मोइडस्कोपी क्या होता है, जल्दी से बताइए। अब अगर बात की जाए सिग्मोइडस्कोपी की, तो सिग्मोइडस्कोपी क्या है, सिग्मोइडस्कोपी हमारे पास में एक प्रोसेस है, जैसे कि हम एंडोस्कोपी करते हैं, बस उसी तरीके का प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम, जनरली जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है, तो आपको पता होगा सिग्मोइड, अगर मैं इसकी स्पेलिंग लिखूं तो आप देखिए सिग्मोइड। क्या सिग्मोइड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम के साथ में होता है, याद करिए। तो नियरेस्ट पार्ट जो कोलन के पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसका शेप जब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप की सिग्मोइडस्कोपी आपको देखने को मिलती है, एक होती है फ्लैक्सिबल और एक होती है हमारे पास रिजिड। तो ये दो टाइप की देखने को मिलती है। चलिए, तो अब यानी कि यहाँ पे बात करें तो कौन सी पोजीशन में की जा सकती है सिग्मोइडस्कोपी, ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, नी एंड चेस्ट, दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द सिग्मोइडस्कोपी। अब यहाँ पे अच्छा सवाल क्या बनता है कि सिग्मोइडस्कोपी कितने टाइप की होती है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ 2 टाइप। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और यही तरीका होता है सही से नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने का, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाओ और साथ ही साथ थ्योरी को क्लियर कर पाओ। अब यहाँ पे कौन सी हो गई, एक हो गई फ्लैक्सिबल, एक हो गई रिजिड। जैसे देखिए, सिग्मोइडस्कोपी द मिनिममली इन्वेसिव मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ the large intestine from the rectum through the nearest part of the colon. The sigmoid colon, there are the 2 type of sigmoidoscopy, flexible sigmoidoscopy and which use a flexible endoscopy, and the rigid sigmoidoscopy which use to rigid device. यानी आपका जो फ्लैक्सिबल डिवाइस है, जैसे आपने कई बार, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्होंने उनको आपने देखा होगा जिसको पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर दिक्कत होती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, आपके मुंह से पाइप डाला जाता है, और वो टाइप आपकी बक्कल कैविटी से होते हुए, आपके ईसोफेगस से होते हुए, आपके स्टमक से होते हुए एकदम आपके रेक्टम तक चला जाता है। तो यानी काफ़ी बड़ा पाइप डाला था, तो वो क्या हो गया, आप सोचिए कि आपके बक्कल कैविटी से होता हुआ वो सीधा एंटर कर गया और आपके स्टमक में होता हुआ, स्टमक में हुआ, स्टमक से फिर आपके इंटेस्टाइन के अंदर घूमता घूमता
सोचिए तो यहाँ क्या रिजिड चाहिए, फ्लैक्सिबल चाहिए, यहाँ फ्लैक्सिबल चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनल के अंदर तो वहां पे भी हमको क्या चाहिए, फ्लैक्सिबल चाहिए। तो कई बार क्या होता है जब हमारा डिस्टेंस छोटा होता है तो हम रिजिड डिस्क कॉपी को यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा रिजिड हम कहां यूज करते हैं, जब डिस्टेंस हमारा छोटा हो। क्लियर है, आगे बढ़े। फिर हमारे पास में डी, कैनुलाइजेशन मीन्स। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि कैनुला लगा होता है हाथ में, जहां पे ब्लड वगैरह हम ट्रांसफ्यूज करते हैं बॉडी के अंदर या इंजेक्शन ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये जो कैनुला है इसमें पूछा गया है कि डी कैनुलाइजेशन जो है वो क्या टर्म समझाती है, यानी डी कैनुलाइजेशन का मीनिंग क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब डी कैनुलाइजेशन का अगर मीनिंग बात करें क्या होता है डी कैनुलाइजेशन का मीनिंग, तो ध्यान रखिएगा जब हम क्या करते हैं ट्रैकियोस्टोमी करते हैं तो वहां पे ट्रैकियोस्टोमी डी कैनुलाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस होता है जहां पे हम किसी चाइल्ड की ट्रैकियोस्टोमी को रिमूव करते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खाने के लिए एक ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, तो उसको निकालना, तो यानी कि हमारे पास में ट्रैकियोस्टोमी रिमूवल। तो करेक्ट आंसर इज डी कैनुलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ट्रैकियोस्टोमी रिमूवल। क्लियर? Tracheostomy decanalization is the process of removing your child tracheostomy tube. When cleaning the eyelids, the nurse should clean from the, जब क्लीनिंग की जाती है आईलिड्स की तो नर्स जो है वो आईलिड्स को कहां से क्लियर करती है, कहां तक, कहां से क्लीन करना शुरू करती है और कहां तक, ये पूछा गया आपसे। अब जस्ट आप सोचिए कि आईलिड्स जो है हमारी आईलिड्स जो दिखाई दे रही है इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर होती है यहाँ पे होती है हमारी लैक्राइमल ग्लैंड। तो ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है इनके बारे में अगर बात की जाए तो लैक्राइमल ग्लैंड का काम क्या होता है भाई, आंसू निकालना, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है ताकि हमारे, क्योंकि ये ओपनिंग पार्ट है, हजारों बैक्टीरियाज रोज आते हैं हमारी आंखों के कॉन्टैक्ट में, लेकिन यहाँ से बॉडी के अंदर अफेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर लैक्राइमल ग्लैंड खराब हो गई तो ठीक है, किसी डस्ट की वजह से मान लो उसकी ओपनिंग में डस्ट फंस गई है तो अब उससे जो हमारा एंजाइम है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे, सिक्रेशंस बाहर नहीं आ पा रहे। इसीलिए जो नर्स क्या करती है वो इसको इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ साफ करती है, यानी इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ साफ करती है। तो यानी इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। बात क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When cleaning the eyelids, the nurse should clean from the inner canthus toward the outer canthus. So, do not introduce debris and dirt into the lacrimal duct. तो जो लैक्राइमल डक्ट है उसके अंदर डर्ट वगैरह नहीं जाती। अगर बाहर से मान लो अंदर की तरफ क्लीन कर रहे हैं, अगर वो फंस गई कोई डर्ट लैक्राइमल ग्लैंड की ओपनिंग में, तो अब उससे क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स बाहर सीक्रेट नहीं हो पाएंगे, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ क्या करते हैं, सफाई की जाती है, यानी क्लीनिंग की जाती है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड एक्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड किसको बोलते हैं? अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई हमारे चीज सामने है जो एक तरीके से नॉन लिविंग मैं कह सकता हूं, ठीक है, ओके। सेकंड चीज मैं ये कह सकता हूं ऑब्जेक्टिव डेटा में कि हमको कोई चीज कहीं से मिल रही है, हम थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन जो क्या है, एक मेथड है जहां पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आ गया आपका बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको बता रखा है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके 33 चैप्टर्स हैं। उन 33 चैप्टर्स में से अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो आपके इसमें 7 यूनिट्स निकल के आती है नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट्स में। कौन कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जरूर उसको जाके चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, आगे कौन सी चीज़ पे वेटेज ज़्यादा देना है। और डेफिनेटली अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको आइडिया चल जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है और ये चीज़ ड्रॉप करनी है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि जहाँ पे जनरली बात करें गैदरिंग इन्फॉर्मेशन की, मतलब हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। अब हमारा जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का जो टाइप है वो कैसा होना चाहिए, या तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, या हम चीज़ों को मेजर करके देख रहे हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली अगर मैं बात करूं कोई इंडिविजुअल जो है वो अगर इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा है। क्लियर है? यानी कि अगर यहाँ पे ग्रुप में बात करें तो क्या ग्रुप इज करेक्ट आंसर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं होगा। अगर पैनल डिस्कशन में बात करें तो यहाँ पे भी नहीं होगा, डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं होगा क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन आप किसी न किसी के सामने करेंगे। इंटरव्यू में बात करें तो इंटरव्यू इज अ मेथड टू द डायरेक्ट या फिर हम बोले ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन। बाकी सारे के सारे क्या है, हमारे सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तीनों किसके हैं, सब्जेक्टिव, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। जैसे हमारा पास ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन से ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले, सब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड है ये।
जबकि ये मेरे पास में क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन मेथड। क्लियर है? इसी टाइप के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। यही सारी थियरी जो है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है ताकि आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द हेड इंजरी पेशेंट विच अलार्मिंग इवेंट, मतलब हेड इंजरी हो रखी है, अब उसमें अलार्मिंग इवेंट कौन सा है उस पर्सन के अंदर, टू सॉफ्ट सरफेस शो एल पेशेंट, कि उसके ब्रेन के अंदर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, मतलब उसके ब्रेन में अच्छा खासा डैमेज हुआ है। ये कैसे पता चलेगा हमको, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो बाहर से हमको दिखाई दे जाए? तो चलिए बात करते हैं। ट्रैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट का बढ़ जाना इज नॉट अ साइन ऑफ अ ब्रेन ट्रोमा। फिर बात करें अगर हम हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ ब्रेन ट्रोमा। हाइपोग्लाइसेमिया बिल्कुल भी नहीं। ईयर ब्लीडिंग, आपने भी ये जनरली सुना होगा कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट जो भी होता है, या फिर कहीं मान लो कोई फॉल कर गया, कोई गिर गया किसी बिल्डिंग से, तो सिर के बल गिरे, तो या कहीं मान लो सिर के बल गिरे, कमर के बल गिरे, लेकिन अगर ईयर से ब्लड आ रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में चोट लगी है और काफ़ी अच्छी चोट लगी है, ध्यान रखिएगा। यानी हेड ट्रॉमा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अलार्मिंग साइन है कि भाई सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, इसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ईयर ब्लीडिंग। ये आप देख सकते हैं, ईयर ब्लीडिंग इज अ साइन ऑफ द बैसिलर स्कल फ्रैक्चर विच इज अ सीरियस टाइप ऑफ हेड इंजरी। बैसिलर स्कल फ्रैक्चर occur when the bone at the base of the skull is fractured. This can be happen as the result of a fall, car accident and other type of head trauma. यानी जो हमारा स्कल है, इस स्कल का जो बेसल पार्ट है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा, अंदर हमारे पास मिड ब्रेन और हमारे पास में क्या है, हमारा हाइंड ब्रेन, इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्रूशियल सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर मेंटेन एज, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स को मेंटेन किया जाता है क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली गलत करके आएंगे। अब रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को क्यों मेंटेन किया जाता है, जरा खुद सोचिए आप, और मुझे इसका वीडियो को रोक के जरूर आंसर करिए कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स को क्यों मेंटेन करते हैं। ऑप्शन देखिए, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। तो यहाँ पे काम आता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्सेस टू ट्रीटमेंट नीड्स, कि कैसे ट्रीटमेंट करना है और हमको उसकी ज़रूरत, हमको उसको जाननी हो। इंप्रूव पेशेंट केयर, हमको पेशेंट की केयर को इंप्रूव करना हो। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट, यानी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिले या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स देखने को मिले जो हम नहीं चाहते हो पेशेंट के अंदर। जैसे कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट हाई रहे, लेकिन कोई मेडिसिन जो है उसको लो कर दे रही है, तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। अवॉइड एडजस्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑडिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी हो हम उसको क्या करें, अवॉइड करें। तो हम किसके लिए करते हैं? तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो चलो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं दोनों ऑप्शन, लेकिन ये दोनों ऑप्शन हमको ठीक लग रहे हैं, दोनों ही सही हैं। अब आधे बच्चे यहाँ करेंगे, आधे बच्चे यहाँ करेंगे, लेकिन द करेक्ट आंसर इज टू इंप्रूव पेशेंट केयर, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या होता है, पेशेंट की केयर करना। तो ध्यान रखना, कई बार आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आप उसको उस ऑप्शन को चूज करना जो आपका मेन मोटिव होता है। किसी एक नर्स का मेन मोटिव क्या होता है, उस पेशेंट की केयर करना। सबसे अगर घूम फिर के भी कोई ऑप्शन अगर कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे उस पेशेंट की केयर पे पॉइंट आउट हो रहा है, तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं नर्सेज के एथिकल की, तो वहाँ पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आंसर्स जो जाएगा वो इसी तरीके से जाएगा, जहाँ पे ये बात जाहिर होती हो कि हाँ पेशेंट की केयर कहाँ पे की जा रही है, पेशेंट की हेल्थ बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, वो आंसर आपका मोर करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है, पेशेंट, इंप्रूव पेशेंट केयर। क्लियर है? आगे देखेंगे, रिंगर्स लैक्टे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन विच इज ऑफ द फॉलोइंग। अब जो रिंगर हमारे पास में है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो रिंगर सॉल्यूशन है वो जब हम इन्फ्यूज करते हैं इंट्रावेनस यानी इंट्रावेन में हम जब डालते हैं, तो उस रिंगर लैक्टेट के अंदर कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो नहीं होता? तो कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखिए, बाइकार्बोनेट एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सॉल्ट है जो इसके अंदर नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सोडियम हमारे पास Na+ और पोटेशियम K+, ये हमको कहाँ से मिलता है? हमारे सॉल्ट और वाटर से मिल जाता है हमको जनरली, ये डेली लाइफ के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिख देता हूँ, अगर इनका अमाउंट ज़रा सा ऊपर नीचे होता है, इनका अमाउंट थोड़ा सा भी, अगर कुछ मिलीग्राम भी अगर अप एंड डाउन हो जाए, अप एंड डाउन अगर हो जाए, तो सिचुएशन हार्ट अटैक की पैदा हो जाती है। हार्ट अटैक कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक में जनरली क्या होता है कि इनके लेवल्स अप एंड डाउन हो जाते हैं। आप सोचिए, जब आप कोई CBC रिपोर्ट करवाते हैं या फिर कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं या एनजीओ करवाते हैं, तो वहाँ पे आपके सोडियम पोटेशियम का लेवल देखा जाता है, वो आता है वहाँ बैलेंस शीट के अंदर।
तो आपको पता चलेगा कि अरे यार हाँ, सोडियम पोटेशियम बहुत मायने रखते हैं आपके सॉल्ट। तो जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है, इन्फ्यूजन है आपका, उसमें बाइकार्बोनेट जो होता है वो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड फ्लूइड। अब आपसे एग्जामिनेशन में दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंगर लैक्टेट जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखिए ये आइसोटोनिक होता है, यानी ये हमारे ब्लड के इक्वल होता है। जिस किसी पेशेंट का आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है यानी बीपी डाउन हो जाती है, तो वहां पे उस पेशेंट को रिंगर लैक्टेट इंट्रावेनस फॉर्म में दिया जाता है। It is used to replace fluid and electrolyte in those who have low blood volume, यानी कि low blood volume मतलब low pressure या low blood pressure. It may also be used as a treatment of metabolic acidosis. अब कई बार क्या होता है, ये उसके ट्रीटमेंट में भी काम में आता है जहां पे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मेटाबॉलिज्म हो गई जहां पे बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है। क्यों इसी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसमें बाइकार्बोनेट नहीं होता। एंड टू वॉश द आई फॉलोइंग द केमिकल बर्न, कई बार क्या होता है कि ये आई को वॉश करने में भी अगर जो किसी केमिकल से आंखें जल जाती है तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। इट इज गिवन बाय इंट्रावीनस फ्यूजन एंड अपील टू द अफेक्टेड एरियाज। और इसको मान लो आई के किसी हिस्से पे लगाया, आई के किसी हिस्से पे बर्निंग हो गई है तो वहां पे इसको लगाया भी जाता है और इसको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दिया भी जाता है। तो ध्यान रहेगा, यहां से हमारे पास करीब करीब 5 क्वेश्चन निकल के आए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको मार्क कर लेने हैं, ध्यान रखने हैं। बस इसी तरीके से हम चीज़ों को करते चलेंगे ना, हमारे 20 क्वेश्चन हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे, आराम से मुट्ठी में आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे जे अकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। आप जरूर से उसको डाउनलोड करिए और अपने कोर्स को आज ही ज्वाइन करके पढ़ाई को स्टार्ट करिए, बिकॉज आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। मेहनत आपको करनी है। जे अकेडमी की फैकल्टी आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती है, आपको सही दिशा दे सकती है। चलना आपको ही पड़ेगा आपके पथ पर, ध्यान रखिएगा इस बात को। What should be the temperature of water used for tippet sponge? यानी जो आपसे पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर होता है आपका, मतलब क्या होना चाहिए टिपेट स्पॉन्ज का। अब अगर मैं बात की जाए कि अगर मैं यूज कर रहा हूं किसी टिपेट स्पॉन्ज को, ठीक है, तो जो टिपेट वाटर सॉरी, अगर टिपेट स्पॉन्ज को मैं टिपेट स्पॉन्ज प्रोसेस के अंदर अगर मैं टिपेट वाटर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए, कई बार फेवर होता है ना उस कंडीशन में, तो मुझे कितने फ़ारेनहाइट डिग्री का जो स्पॉन्ज है वो रखना चाहिए, वाटर को यूज़ करना चाहिए टेम्परेचर के लिए। तो ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पे 80 to 90 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है वो आपको मेंटेन करके चलना होता है। 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर है इन फ़ारेनहाइट, यहाँ ध्यान रखिएगा कैल्विन नहीं है, यहाँ कैल्विन नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल साइंस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हम मेजर करते हैं जनरली फ़ारेनहाइट के अंदर। आपकी आदत होती है कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर हमारा कैल्विन में चलता है, और डेली लाइफ में हम जो बात करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर जो बात की जाती है वो की जाती है फ़ारेनहाइट के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो 80 to 90 फ़ारेनहाइट जो है वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए किसका, टिपेट स्पॉन्जेस का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। टिपेट स्पॉन्जेस is a process of sponging with the tepid water to reduce body temperature को कम करने के लिए fever के कंडीशन में, जैसे कि evaporate कर पाएं। The temperature of water used to be the tepid sponge is 80 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ें। The normal blood pressure of an adult। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है किसी अडल्ट का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब अडल्ट का ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट होती है, थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है, तो प्रेशर बढ़ता रहता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो नॉर्मल प्रेशर है, अब हमारे पास में ध्यान रखिएगा हार्ट में 2 चीज़ें होती है। पहला होता है हार्ट में सिस्टोल और दूसरा होता है हार्ट में डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में डेफिनेटली आपको पता है हार्ट के अंदर अगर कुछ होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा आएगा, और वो ज्यादा प्रेशर कितना आता है, 120 mmHg। यहां शायद नहीं लिखा है, पर ध्यान रखिएगा कि हार्ट का प्रेशर किस में मेजर किया जाता है, mmHg में मेजर किया जाता है। और रिलैक्सेशन में हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा वो आराम से रहेगा, क्योंकि हार्ट यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ हार्ट सिकुड़ रहा है, तो अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या होगा, आराम से आएगा, यानी कि कम होगा। तो 80 mmHg।
अब हो सकता है इस बार मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल कितना होता है, हार्ट ऐसे करेगा ऐसे भी करेगा, तो नॉर्मल 120 और 80 होना चाहिए, 120 80 120 80 120 80 इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे पूछे अब बताओ कितना होता है, यानी कि हार्ट की सिस्टोलिक कंडीशन में प्रेशर कितना होता है, तो आंसर आप करके आएंगे 120 mmHg, और हार्ट की डायस्टोलिक कंडीशन में प्रेशर कितना होता है 80 mmHg। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में है 120 और 80 के बीच में अगर किसी का ब्लड प्रेशर आता है तो वो नॉर्मल प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आपका किसी अडल्ट के अंदर। हाँ, ये बात अलग है, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। एंजियोग्राफी जो है उसमें एक्सरे जो है वो क्या दिखाता है आपको। अब बात हो रही है यहाँ पे एक्सरे की, लेकिन हम बात करें एंजियो। एंजियो मतलब होता है हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड, तो एंजियोग्राफी यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी एक्सरे जब हम की जाती है तो क्या दिखाता है, ब्लड वेसल्स को दिखाता है। किसको दिखाता है, ब्लड वेसल्स को दिखाता है आपकी एंजियोग्राफी के अंदर। इस बात को आप जरा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एंजियोग्राफी में क्या करता है, जो एक्सरे है वो विजुलाइज कराता है ब्लड वेसल्स को। जैसे कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, आप क्या करते हो, बचपन में हम करते थे, मैं तो करता था, आप मुझे बताइएगा आप करते थे कि नहीं करते थे। टॉर्च लेके हम अंगुली पे रखते तो हमको अंगुली लाल दिखाई देती है, लेकिन कई बार हम हाथ में यहाँ कहीं रखते हैं तो हमको कुछ धारियाँ दिखाई देती है हल्की सी ग्रीनिश कलर की, डार्क ग्रीनिश कलर की। तो वो क्या है, बस इसी तरीके से हमको क्या होता है, एंजियोग्राफी के अंदर जो एक्सरे विजुलाइजेशन है उसमें ब्लड वेसल्स दिखाई देती है। दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से। एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इट इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड वेसल्स अंदर से कैसी वो हमको पता चले। क्योंकि कई बार हम जो है कोलेस्ट्रॉल को जो मेजर करते हैं वो एंजियोग्राफी में ही करते हैं कि कहीं पे कोलेस्ट्रॉल कितना डिपॉजिट हो गया है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो यहीं से आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गन ऑफ अ बॉडी सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट चैम्बर्स यूजिंग द कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स एंड एक्सरेज। तो हम इन एक्सरेज और एजेंट से क्या पता कर पाते हैं कि जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है या जो हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल कोई डिपॉजिट, कोई प्लाक तो नहीं बन रहा है, हार्ट अटैक के चांसेस कितने क्या हैं। तो ये सब हम एंजियोग्राफी से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूरिन। अब यूरिन में हमको क्या नहीं मिलता, जनरली यूरिन में वो सब नहीं मिलता जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। यूरिन हमारा एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, तो यानी यहाँ से वो सब चीज़ें होगी जो हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है वो यूरिन में, या फिर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में है। कई बार आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कई बार फीवर आया, उन्होंने मेडिसिन बहुत सारी ले ली, 2-3 मेडिसिन ले ली, तो यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। वो यूरिन का कलर डार्क क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो मेडिसिन ली वो एक्सेस अमाउंट में ले ली, यूरिन का कलर डार्क हो गया। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी तरह कुछ बदमाशियाँ की है, जैसे कि शुगर बीट, चुकंदर। मैंने बचपन में किया था एक बार, मुझे याद है अभी भी, बचपन में तो नहीं बट जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाला था तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जनरली क्या है कि मैंने कोटा में बेटा प्रिपरेशन की थी अपनी, तो वहाँ से क्या हुआ था कि हम लोगों का संडे टेस्ट होता था। तो संडे टेस्ट देने के बाद में हम लोग उस वक्त मैथ्स ऑफ हो जाती थी हमारी, तो हम लोग जूस पीने चलते थे। तो एक दिन मेरा मन किया, मैंने कहा चलो आज थोड़ी वीकनेस लग रही है, चुकंदर का जूस पीते हैं। मेरे को अच्छा लगा, मैंने 1 ग्लास और पी ली। मैंने 2 ग्लास चुकंदर का जूस पी लिया उसके बाद, और मैं भूल गया। ठीक है, अगले दिन मैं सुबह जल्दी 12 बजे का टाइम था तो हमने पी लिया था। शाम को या फिर अगले दिन शायद सुबह, हाँ शायद शाम को ही मैं वॉशरूम गया, तो मैंने वॉशरूम में देखा कि भाई एकदम रेडनेस यूरिन आ रहा है। मैं डर गया, मैंने कहा एकदम ब्लड कैसे आ रहा है। मैंने मम्मी को फ़ोन किया मेरे, तो मम्मी ने मेरे से पूछा, मम्मी भी डर गई क्योंकि मैं कोटा रहता था वहाँ पे उस वक्त, मम्मी पापा घर पे रहते थे। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कुछ खाया ऐसा कुछ, फिर जैसी मम्मी ने मुझसे ये पूछा कि कुछ खाया ऐसा कुछ, तो मैंने मम्मी बोला, मैंने हाँ मैंने चुकंदर का जूस पिया था। तो मैंने बोला कितनी ग्लास पिया, तो मैंने बोला 2 ग्लास पिया मैंने। तो वहाँ से फिर वो चीज़ मैं आपको कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि चुकंदर इंपॉर्टेंट था, वो हमारी ब्लड फॉर्मेशन में काम में आता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में था, बॉडी उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी, एसिमिलेट नहीं कर पा रही थी, तो बॉडी ने यूरिन में निकाल दिया वो। तो या तो एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ हो या फिर वो बॉडी के लिए वेस्ट हो, वो सारी चीज़ें कहाँ निकल जाएगी, आपके यूरिन के अंदर निकल जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे ओनली ग्लूकोज का यूरिन में निकलेगा क्या, ये तो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, नहीं निकलेगा। ओनली प्रोटीन नहीं निकलेगा, ओनली रेड ब्लड सेल्स आरबीसी थोड़ी निकलती है। तो ये सारी चीज़ जरूरी है, इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, मैंने बताया आपको कि हो सकता है अगली बार जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसमें कुछ ऐसा हो जो या तो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है या फिर आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में लिखा गया है, तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब जो ये चीज़ें हैं ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये कंडीशन होने लग जाए कि अगर ब्लड निकलने लग जाए तो इसको बोलते हैं हेमाटोयूरिया, और ये होगा नहीं क्योंकि इसका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। अगर होने लग जाए तो ग्लाइकोस यूरिया बोल देंगे,
क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ अ शुगर दैट इज फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में होती है। प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज फॉर्म्ड इन अ ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। रेड ब्लड सेल्स आर द सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो इसने तो वो तीनों ऑप्शंस के बारे में इलैबोरेट करके बताया, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि यूरिन में होगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ लेडी ऑफ अ लैम्प। मैंने कई बार इनका जिक्र किया है आपके सामने। जब हमारा वियतनाम वॉर हुआ था, जो क्रीमिया वॉर के बारे में आपने सुना होगा, तो जब उस वक्त जो वॉर हुआ था उसके अंदर हजारों लोग मर गए थे, करीब 10 लाख लोगों के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। तो उस वक्त ये लेडी थी जो उन पेशेंट्स, उन सोल्जर्स को रात में भी जाके केयर करती थी, रात में भी जाके उनका ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी। तो रात में अंधेरा हो जाता था, सोल्जर का टेंट वगैरह होता था, तो उसमें लैंप लेके जाया करती थी। तो वहाँ लैंप लेके टेंट में एंटर करती और उनको बैंडेजेस करती, उनको मेडिसिन करती, तो ये सारी चीज़ें करती, मेडिकेशन वगैरह का ध्यान रखती उनका। तो लोगों ने, उनका नाम तो पता था नहीं उस वक्त उनको, तो लोग अनजान थे, तो उन्होंने बोला कि एक औरत आती है ना जो लैंप लेके आती है, यानी लेडी विद द लैम्प, तब से इनका नाम हो गया लेडी विद द लैम्प। और वो है हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो दुनिया की सबसे पहली नर्स है। इनको फादर ऑफ द मेडिकल नर्स भी कहा जाता है। इनके रिस्पेक्ट में, इनके सम्मान में लंदन के अंदर पहला नर्सिंग स्कूल भी ओपन किया गया है। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 से लेके 1910 वॉज अ ब्रिटिश नर्स। ये कैसी है? ब्रिटिश नर्स है, इटली में भी रही है ये। सोशल रिफॉर्मर है एंड स्टैटिस्टिशियन है। शी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये फाउंडर है किसी मॉडर्न नर्सिंग की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ AMBU बैच इज। अब AMBU बैच जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। अब यहाँ पे फिर आपको मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए और आंसर करिए। अब पॉज करके सर आंसर कैसे करूँ? इसमें तो तुक्का होगा। तुक्का नहीं, आप जस्ट सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें से क्या हो सकता है। मैं बस आपका यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर जानना चाह रहा हूँ कि आप कितना रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, वर्ड्स को कितना खेल पाते हो। बस ये आपको सोच के मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। AMBU। जल्दी से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में वेट करने के लिए, क्या आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। AMBU का जो बैच है इसका मतलब है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। यानी आर्टिफिशियली क्या करें, हम खुद मैनुअली कंट्रोल करके किसी को ब्रीद करवाएं, उसको बोलते हैं AMBU, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बैच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। हार्ट बीट रेट इज न्यू बॉर्न बेबीज इज जनरली। अब न्यू बॉर्न बेबी है तो उसकी हार्ट बीट क्या होगी? ध्यान रखिएगा, जो कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज होती है। काफ़ी तेज कितनी? जनरली अगर मैं बात करूं एक इंसान की कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। एक अडल्ट के बारे में बात करें, ये एक अडल्ट की है, दिस इज फॉर द अडल्ट। लेकिन बेबी के अंदर हार्ट जो है छोटा होता है, बेबी खुद छोटा होता है, तो क्या होता है? स्लो रहेगी? नहीं, स्लो नहीं, ज़्यादा तेज रहती है। तो कितनी रहती है? तो बेबी के अंदर ये 120 to 140 की रेंज में रहती है। 120 to 140 पर मिनट की रेंज में ये रहती है न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में ये है, 120 to 140 की रेंज में जो है ये हार्ट बीट आपकी पर मिनट रहती है। और अडल्ट का मैंने आपको बता ही दिया। अ क्लाइंट कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथराइजेशन इज इवेल्युएटेड बाय पाल्मेटिंग द पल्स। यानी क्या पूछा गया आपसे? ये एक कार्डियक कंडीशन है, यानी हार्ट की कंडीशन है। मान लो कोई पेशेंट आपको बोला गया है, ये एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आते हैं। ये आपको एक पेशेंट की कंडीशन दी गई है, चलिए ठीक है। अब इस पेशेंट की कंडीशन में आपसे क्या पूछा गया? एक क्लाइंट की कंडीशन है जिसमें कार्डियक कैथराइजेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो पाल्मेट ये क्या कर रहा है? ये पाल्मेटिंग, ये बार बार पल्स को मैनुअली क्या कर रहा है? अडॉप्ट करवा रहा है। तो ये करता क्या है? तो ध्यान रहेगा, जो पल्स होती है पाल्मेटेड, जो डिस्टल जब कैथेटर फ्लक्चुएट करेगा एक तरीके से, आपने देखा होगा बलून लगा रहता है, ठीक है, उसके लिए। तो ये क्या करता है? द पल्स होती है पाल्मेटेड डिस्टेंस में, तो ये क्या करती है? कैथेटर को जब हम इनसाइड करते हैं तो ये फ्लो बढ़ा देती है ब्लड का, किसके अंदर? एक्सट्रीम फ्लो बढ़ा देगी। तो अगर मान लो किसी की पल्स ऐसे धीरे धीरे वीक हो रही है, धीरे धीरे वीक 40 से पल्स नीचे 28, 25, 20 तक आ गई है, तो उसको बढ़ा देगा एक तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे द करेक्ट आंसर हमारे पास में जो है वो क्या है?
डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, हम क्या करते हैं इसको कैथेटर में इंसर्ट कर देते हैं। तो ये एक डेड टिश्यू को मरने नहीं देता, एक तरीके से कहे मतलब किसी को टिश्यू को डेड नहीं होने देता है। आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो रखी है तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में ये बहुत हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। द पल्स इज palpated distal to the catheter's insertion site to the access of adequate blood flow, यानी रुका हुआ जो blood flow है, to the extremely if the pulse is weak and absent, pulse अगर weak या absent हो जाए, it may indicate that the catheter has blocked of the artery, तो catheter ने क्या कर दिया है, artery को block कर दिया है, which can be leads to the serious complications such as a tissue death। और अगर इससे कोई टिश्यू कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो अब उसमें क्या नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से कोई टिश्यू जो है वो क्या हो सकता है, डेड या डैमेज हो सकता है। चलिए आगे बात करें। द नर्स वुड असेस दैट अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग काई स्ट्रोक रेस्पिरेशन व्हेन ही हैज गॉट दिस मी। आपसे क्या पूछा गया कि एक नर्स जो है उसको क्या करना चाहिए जब एक पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है काय स्ट्रोक रेस्पिरेशन को, मतलब झटके ले लेके सांस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये कंडीशन होती है ट्रैकीकार्डिया की, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हार्ट बीट जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी काफी अल्टर कर रही है। तो यानी द करेक्ट आंसर हमारे पास में काय स्ट्रोक का क्या होगा, पीरियड ऑफ ट्रैकीपीनिया alternating with the period of apnea। तो this is the right answer, this is the correct answer। अब देखिए, the nurse would assess that the patient is experiencing Kai stroke respiration when he has। तो ये बात आपके समझ में आ गई है। आगे देखें, the first step of planning process is, फिर से आपके पास में उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करवाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से, मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए कि फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी प्लानिंग को प्रोसेस करने का वो क्या होना चाहिए, मुझे इसका आंसर करिए। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोरकास्टिनेशन एंड डिसाइडिंग द प्लान ऑफ एक्शन एंड टाइम स्केड्यूलिंग, मुझे इसका आंसर करिएगा। अब आप देखिए किसी फर्स्ट स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या होता है कि हम किसी चीज़ यानी कोई पेशेंट है, कोई चीज़ है, कोई बीमारी है, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या करें, फॉर्म करें, फिर उसकी फॉरकास्टिंग देखें, ठीक है। तो इस तरीके से तो पहला आंसर जो है हमारे पास में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करना। अब इसको डिटेल से देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम इज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल आउटकम दैट एन ऑर्गेनाइजिंग एम्स टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। दीज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे किस तरीके से काम करना, एंड पर्पस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, ये पर्पस भी देंगे। वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ इवेलुएटिंग एंड द सक्सेस ऑफ द प्लान वंस ऑब्जेक्टिव हैज बीन एस्टैब्लिश। एक बार अगर ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश हो गया है तो आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो, आगे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो उन चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई थिंक मैंने आपके साथ टॉप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन डिस्कस किए नर्सिंग एप्टीट्यूड के। बस इसी तरीके से अगर हम डेली बेसिस पे करते चलें तो हर रोज़ करते करते ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और इसी टाइप की क्लासेस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपके बैचेस के अंदर कंप्लीट विद फुल डिटेल के साथ में आती है। और यही पैटर्न रहता है मेरा भी वहाँ पे पढ़ाने का कि एमसीक्यू से मैं आपकी थ्योरीज को क्लियर करता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आए और आसानी से आपकी चीज़ें क्लियर हो पाए। और यही सारे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया है। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं जय अकेडमी का खुद का एप्लीकेशन भी है। आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं यूपी महाराष्ट्र के रिगार्डिंग, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिससे आप महाराष्ट्र की एक सीट को हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।